अस्सलाम वालेकुम। नो बीएस कास्ट के नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं हूँ उस्मान खान। हमेशा की तरह आज के भी मेरे गेस्ट एक यंग पाकिस्तान के बिजनेस लीडर हैं। अ, और बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी उन्होंने जीते हुए हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको बुलाकर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है वो इस वक्त किस स्टेज के ऊपर खड़ी हुई है। दूसरी चीज़ ये कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ की बात होती हैं, किस तरह से कोई भी यूथ या यंग बंदा जो पाकिस्तान में रहता है, वो अपने लिए अपॉर्च्युनिटीज़ तलाश कर सकता है। और भी बहुत सारे यूथ ओरिएंटेड गुफ्तगू उनके साथ होएगी। मेरे आज के मेहमान हसन मुश्तबा ज़ैदी। थैंक यू सर। हसन, हमारे प्रोग्राम का एक फ़ॉर्मेट होता है, मैं जो भी मेरे गेस्ट आते हैं, मैं उनसे एक नो बीएस ओथ लेता हूँ। ठीक। फेयर डिस्क्लेमर, इस ओथ का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई बीएस करने आता है, बट जो यूजुअली जब हम पॉडकास्ट देखते हैं ना, तो हमें ये फील होता है कि या जो पॉडकास्टर होता है, जो गेस्ट होता है, वो अपने आप को समझता है मैं कोई इतनी मार्स से आया हुआ बंदा हूँ। बिल्कुल। मैं तो ऐसा हूँ नहीं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि तो ये हमने ओथ लिखा होता है, इफ़ यू कुड रीड इट फॉर अस I प्लीज। so I solemnly state that I will avoid BS and keep it extremely real throughout this conversation. थैंक यू सो मच। So Hassan, 60 seconds, tell us about Hassan Mujtaba. Basically, I am the founder and executive director of Discovering New Artists. But before that, I'm also an entrepreneur, a social person, who works for social impact. And I was always very passionate about it. और मेरा बहुत सारा ताल्लुक जो है वो एजुकेशन से भी रहा है जब से मैंने ग्रेजुएट किया है. So I graduated in doing my bachelor's in economics. But after that, I realized that, uh, since I started this organization called Discovering New Artists, और इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, बट उसका ज़्यादातर मेन फोकस एजुकेशन था. Then I shifted the tangent to education sector. Okay. And I did my MPhil from Beacon House National University. Okay. In MPhil Education Leadership and Management में. Okay. So basically, but I do consult with national and international organizations. I'm a consultant with them. और जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत हो मैं आप हाज़िर पहुंच होता जाते हैं, हूँ. पहुंच जाते हैं। ओके। सो हसन, मुझे तो सा अपना बैकग्राउंड को मैं मज़ीद जाऊँगा चाहूँगा कि आप हमें शेयर करें। सो यू डिड योर एमफिल इन एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट। आप स्कूल क्यों नहीं चला रहे कोई? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है. सो उस्मान, बेसिकली आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ बैंक एज़ एन एचआर ऑफिसर. ओके। But then I realized that, no offense to all the people who are working in the bank, but I realized that it's quite boring for me because I have that creative, passion within me. So I thought that, I'm not made for this, yeah. for the banker. So then I joined a school, a private school in Okay. Lahore, and उसके बाद मैंने वहाँ पर कोई 4-5 साल पढ़ाया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जिसमें मैंने म्यूज़िक भी पढ़ाया है और प्रोजेक्ट लर्निंग भी पढ़ाई है. और उसके बाद आई वाज गिवन दिस टास्क टू have to set up a school in Chakwal, which was supposed to be a project based learning school. So Okay. I took that challenge और मैंने 3 साल उस प्रोजेक्ट को दिए and we ran it very successfully. और उसके बाद it was my health issue, so I shifted that from that school. So schooling में मैंने काम और किया। education पे काम किया हुआ है Okay. और अभी भी कर रहे हैं, because the reason why I started my organization called Discovering New Artists, because we wanted to promote quality education but through arts and design. Okay. Because we want कि हर किसी के अंदर एक creative passion है और एक creativity है और self expression के जो skills हैं उनको उभार के सामने लाया जाए. So that is what we do. हसन, आपकी ना इस बात के अंदर से शायद मैं उस जनरेशन से हूँ, और मैंने तो खैर पढ़ा भी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर। मैं इस्लामाबाद में रहता था, मेरे फादर सिविल सर्विस में थे, तो हमारे पास चॉइस जो होती थी वो बहुत थोड़ी होती थी। सो मैं तो गवर्नमेंट के कॉलेजेस और उसमें से पढ़ा है। हमारे लिए तो ये जो आपने बज़वर्ड्स यूज़ किए हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और इस टाइप का, ये मेरे लिए तो एक डिस्टेंट रियलिटी है। मुझे ये भी बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग? So I would say project based learning and experiential learning is very important these days, because it teaches you 21st century skills. इसमें collaboration है, creativity है. मैं खुद उस ज़माने से हूँ जिसमें मैंने मैट्रिक किया और उसमें
हमें जो बस बता दिया जाता था बोर्ड पे लिखवा देना है बस एग्जैक्टली। मैं तो अपनी बेगम को भी किस्से सुना रहा होता कि हमें पिटाई लगी हमारी। बट बात ये है कि उस ज़माने में आपको बोर्ड पे लिखवा दिया जाता था और बता दिया जाता था ये आपने नोटबुक पे कॉपी करना है, एंड दैट्स व्हाई इट वाज मोस्टली कॉल्ड रोट मेमोराइजेशन जो हम जिससे गुजरे हैं। बट आजकल दुनिया इतनी आगे निकल गई है कि वो इतना ज़रूरी है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और सेल्फ एक्सपीरियंशियल लर्निंग कि आप एक्सपीरियंस करके जो सीख रहे हैं वो किसी के बताए हुए पे नहीं आप सीखते। सो one thing that associates with it is student centered learning rather than teacher centered learning. सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में बेसिकली आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो खुद प्रोजेक्ट पे रिसर्च करते हैं, उनको इनकरेज किया जाता है कि वो खुद रिसर्च करें, ना कि टीचर के बताई हुई चीज़ों के ऊपर। सिर्फ टीचर or instructor is always there to facilitate the students, and this should be the goal rather than teacher instructs them and dictates them. सही बात। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो और मैंने ये इस प्राइवेट स्कूल में जिसमें मैंने पढ़ाया था बीकन टीएनएस में, तो वहाँ पे मैंने बहुत क्लोजली देखा है क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से जाके एक ऐसे स्कूल में पढ़ाना और वहाँ पर 6-7 साल स्पेंड करना was a big experience for me because वहाँ पे मैंने ग्रेड 3 के बच्चों को भी पढ़ाया है और ग्रेड 8-9 के बच्चों को भी पढ़ाया है। वो जो एक पूरे नेविगेट किया जाता है बच्चों को थ्रू आउट दिस एंटायर टाइम, उसमें यू रियलाइज कि वो बच्चे सबसे पहले उनके अंदर कॉन्फिडेंस, उनके अंदर आपस में मिलके बैठ के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत, वो जो आती है इस सिस्टम के थ्रू, वो हमारे पुराने सिस्टम के थ्रू आ ही नहीं सकती। अच्छा, अच्छा। सो एंड दिस इज़ व्हाई आई एम अ ग्रेट एडवोकेट फॉर दिस ओके। लर्निंग प्रोसेस। प्राइवेट स्कूल्स में तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स अब ये कर रहे हैं, बट हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स अनफॉर्चुनेटली अभी तक वहीं के वहीं हैं, एंड आई थिंक दिस नीड्स टू चेंज एट अ गवर्नमेंट लेवल ताकि हमारे, बिकॉज़ वी आर मोस्टली पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल, यंग चिल्ड्रन। सो उन मेरा ख्याल है जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको इक्विप करना इन सारे स्किल से वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने सही कहा, लेकिन अब हसन मैं ना थोड़े से क्या कहते हैं, कॉल मी एन ओल्ड जनरेशन, ओल्ड माइंडसेट पर्सन और समथिंग लाइक दैट। तो मैं पहले तो मैं आपकी मैट्रिक वाली बात, बिकॉज मैं भी मैट्रिक से हूँ। मेरी बेटी ने एक दिन मुझसे पूछा आपके ओ लेवल्स में क्या ग्रेड्स आए। मैंने कहा बेटे मैंने तो मैट्रिक किया था। और उसके बाद उसके मुंह के ऊपर ना कि ऐसी लुक आई कि मैट्रिक यानी दिस इज सो क्या कहते हैं बिलो मी टाइप वो करके। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं ना आजकल की जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन हैं, मैं उसका किसी हद तक क्रिटिक भी हूँ। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आजकल ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग्स पर से नहीं, बहुत सारे ऐसे भी मैं लोगों से मिल रहा हूँ जो कहते हैं जी एग्ज़ाम्स ही नहीं होने चाहिए। जो कहते हैं कि जी क्या ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या वो, बट बीइंग कंपैरेटिव इज़ अ बैड स्किल टू हैव। व्हाई शुडंट बी देयर बी एग्ज़ाम्स, जबकि आगे चल के तो उन्हें हर चीज़ में कम्पीट ही करना है। सो दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ डिबेटेबल। मैं एक तरफ जो है वो एडवोकेट हूँ कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए, कम्पेटिटिव प्रोसेस होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू रीड द रिसर्च व्हिच इज़ कमिंग अप दीज़ डेज़, तो उसमें ये भी है कि कम्पेटिटिव प्रोसेस जो है अगर ना हो, बच्चे एग्ज़ाम्स ना दें, बल्कि मैं इसको इस तरफ ले जाऊँगा कि हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ या आगे आप बेशक वेस्टर्न में फ़िनलैंड को देखें, you start schooling at the age of 7. You don't start schooling at the age of 3 because जो शुरू से बच्चा है वो 7 साल तक बेसिकली उसका टाइम स्पैन होता है जब वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है दुनिया में, और आप जो आप कर रहे होते हैं बेसिकली वो सीख रहा होता है, खुद एक्सप्लोर कर रहा होता है। हम उस प्रोसेस को रोक देते हैं 3-3.5 साल में, बिकॉज दिस इज आवर लिमिटेशन कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस तरह बना हुआ से बैठा। ठीक है, सो उसमें आप देखें 7 साल तक अगर बच्चे को हम इस वाले सिस्टम को देखें तो 7 साल तक देयर हैज़ टू बी नो एग्ज़ाम। ठीक है, तो अगर आप उस सिस्टम को प्रोसेस करें तो आपको रियलाइज़ होगा कि बच्चे के अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आता है इन 7 सालों में, जो पहले पहले 10 साल या 7 साल होते हैं, वो हम रोक देते हैं अगर हम उसको कहते हैं कि जी ये बच्चा आपसे ज़्यादा आगे जा रहा है, आप 90 मार्क्स लेकर आने हैं या यू हैव टू बी लाइक ए ग्रेडर। सो ए ग्रेडर के चक्कर में दे कम अप विद टैक्टिक्स
कि या तो वो रोट मेमोराइजेशन करेंगे या फिर दे डेवलप सम सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इन देम. सो बहुत सारी चीज़ें हैं. आई थिंक दिस इज़ डिबेटेबल एंड दिस कैन गो ऑन एंड ऑन. बट मेरा ख्याल है कि हमें दोनों पहलू इसके जो हैं वो एक्सप्लोर करने चाहिए. जी, जी, आई एग्री। मुझे याद है मैंने आई स्टार्टेड माय स्कूल व्हेन और लिटरली आज मैं बोल सकता हूँ क्योंकि अब तो बहुत टाइम गुज़र गया, जब मैं 2.5 साल का था, वुड यू बिलीव इट? तो मेरी ऐज को 1 साल बढ़ाया गया था, ये भी हमारे दौर में बहुत होता था। अभी भी होता है. हाँ, सो वो जो मेरी जो ईयर ऑफ बर्थ है उसे मैं 1 साल आगे मेरे शनाख्ती कार्ड पे सॉरी 1 साल पीछे लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि जी इसने जल्दी स्कूल जाना था। बिल्कुल. सो 2.5 साल की उम्र में करके सो आप आई टेंड टू एग्री। सो आप ये जो नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं होम स्कूलिंग और इस तरह का व्हाट डू यू थिंक? और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी है कि आपके जो अपने बच्चे हैं, आप उनको किस तरह की एजुकेशन, किस तरह की लर्निंग दे रहे हैं? हाँ, दिस इज़ डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो अभी अगर देखा जाए हम लोग यही हम अभी यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसने भी 1 साल बाद या 1.5 साल बाद हमारे बेटे ने जो है वो स्कूल जॉइन कर लेना है. तो मैं अक्सर मज़ाक में भी कह देता हूँ कि नहीं, मैं 7 साल तक इसको स्कूल नहीं जॉइन करवा रहा. बिकॉज़ वो जो सीख रहा है अभी, जो एक्सप्लोर कर रहा है, बिकॉज़ ही इज़ वेरी इन्क्विजिटिव अबाउट थिंग्स. एंड अगर मैं कोई उसका टॉय जो है वो लेके बैठ जाता हूँ सेल डालने के लिए, तो ही लिटरली सीज इट वेरी क्लोजली. और वो अक्सर पेचकस जो है वो स्क्रू ड्राइवर खुद पकड़ के उसको कोशिश कर रहा होता है कि दिस इज द प्लेस वेयर आई नीड टू पुट दिस इन. ठीक है. और जब तक करता रहता है, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता. एंड ही इज जस्ट माशाल्लाह से 1.6 ईयर्स. तो अभी इतनी, आप देखें, इतनी जल्दी एज में बच्चे. और हमारी अब की जो जनरेशन है, दैट इज आई थिंक 75 और 80% फास्टर देन दैट. सो हम ट्रू। मुझे तो हमारी जनरेशन बेवकूफ़ लगती सही है इस बात। टाइम के ऊपर, जब आजकल के जो बच्चे हैं. सही बात। लेकिन ये कि that is unfortunate that I have to send him हुँ, to the school at the age of 3 or 3.5, whatever that age would be. But I would really want my child to go for project-based learning, experiential learning. और एक स्कूल है इस्लामाबाद में, लोपिया के नाम से, वो बनी गाला में. एंड आई रियली एडमायर दोज पीपल बिकॉज वो एक पहाड़ के ऊपर है. एंड मोस्टली देयर प्रोजेक्ट्स आर कि आप बाहर जाएं, आप मैथमेटिक्स भी पत्थर उठा के कर रहे हैं या कुछ बाहर बैठ के बेंचेस पे खुद ही डिस्कस करके कर रहे हैं. तो वो ये वाली चीज़ इज़ रियली इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप देखें कौन सी कंट्री है जिसका सबसे नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम? फिनलैंड. दैट इज़ फिनलैंड. और फिनलैंड में आउट ऑफ बाउंड्रीज का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वो फॉरेस्ट स्कूलिंग भी कराते हैं, बाकी सब चीज़ें भी कराते हैं. सो उसमें उससे आपको पता लगता है कि वो कितना एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग जो है कितनी इंपॉर्टेंट है. बच्चे बाहर जाके पत्ते पकड़ के और उनकी रिसर्च करके किस टाइप का है, क्या इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, और कौन से आइदर इट इज़ नेटिव ट्री टू फिनलैंड और नॉट. तो ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. एंड आई थिंक आई वुड ऑल्सो वांट माई चाइल्ड टू बी लाइक दैट रादर देन somebody जो कि टिपिकल से बिकॉज आगे बहुत डिफिकल्ट टाइम सही है. बात है। एआई के आने के टाइम पे जो है ना, आप ये वाली चीज़ नहीं कर सकते कि यू गो बैक टू दैट एज. और नहीं, हम यही मेरे 10 एज और ए स्टार्स से तो मैं एआई से compete कर एग्जैक्टली. और वो राइटिंग की राइटिंग नहीं थी बच्चे की. मुझे राइटिंग अच्छी होना बड़ा अच्छा समझा जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन ये है कि आजकल के बच्चों की राइटिंग अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी है। इट्स डेवास्टेटिंग. मतलब मैं तो ये भी अच्छा इस चीज़ के लिए ना मैं अपने टाइम टाइम के जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बड़ी दुआएँ देता हूँ। उसने हमारी राइटिंग अच्छी करा दी। आज भी एटलीस्ट वी कैन राइट इन द सेम वे। आज की हर बच्चे की राइटिंग डॉक्टर जैसी है, जो कि उसको ही समझ आती है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि हम कितना लिखते हैं आजकल? हाँ, बहुत थोड़ा। बहुत थोड़ा. विद विद दीज लैपटॉप्स, विद दीज टैब्स, हम कितना लिखते हैं आजकल? तो एआई है, एआई पे तो आप चैट जीपीटी और जेमिनी या व्हाटएवर एआई तो यू वांट. इवन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आजकल तो जो है स्कूल में मैटर नहीं करती हैं. ये विच बात इज सही है। क्वेश्चनेबल. बट अगेन आई थिंक विद द एडवेंट ऑफ टाइम, जो जिस तरह हम आगे जा रहे हैं, जितनी तेजी से आगे जा रहे हैं, ये आई थिंक दीज थिंग्स वोंट मैटर इन अ फ्यू इयर्स. दैट्स ट्रू। वो वही टाइपराइटर वाली जब हम लोग एमबीए में पढ़ते थे ना, केस स्टडीज टाइपराइटर वाली पढ़ते थे, तो आई थिंक कुछ अरसे के बाद पेपर और पेन वाली भी मुझे फीलिंग आ रही है कि वो टाइम आ रहा है जब बच्चों को बताया जाता होगा कि एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होता था जिसको पेन कहा करते थे, मे बी समथिंग लाइक दैट। अच्छा मुझे ये बताएं हसन, मैं अगेन एक कंट्रोवर्शियल सा सवाल है बट आई विल आस्क यू क्योंकि आपका एजुकेशन का ताल्लुक है। क्या
एजुकेशन एक कारोबार है या उसको होना चाहिए? Well, yes, that's a controversial Hmm. question, and so I belong from this, Hmm. field. So I would say that it really depends. Right now, yes, to the most extent, if you talk about private schooling, Hmm. अगर वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे, well, it really depends. Education comes at a cost. Hmm. First of all, उसके साथ बड़ी cost associated है, but at the same time, I think some of the schools are charging way too high. Way too high. Even for this IB schooling या PYP program, NYB program, project based learning, ये एक बहुत कम cost में दिया जा सकता है with if not 100% resources, I think let's say 70% resources, ये दिया जा सकता है, but इसको एक niche बनाने के लिए they charge a lot, which answers to your question कि yes, education as a whole is a business in the private sector. सो ये जो मतलब मेनली ना मैं चंद एक हमेशा से ये चीज़ सोचता हूँ, आज से 2 साल पहले जब मैं टैक्स रिटर्न्स फाइल करता था तो मेरे जो टैक्स कंसल्टेंट थे वो कहते थे कि जी अपने ना बच्चों की आप स्लिप्स भी दिया करें, उसमें एडवांस टैक्स चार्ज होता है। मैंने कहा जी ठीक है। पिछले साल शायद पिछले साल ही मैंने वो बच्चों की फ़ीस स्लिप मँगवाई टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो मेरे वकील ने कहा जी अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब तो वो टैक्स ख़त्म हो चुके हैं, अब तो एजुकेशन इज़ टैक्स फ्री। मैं बड़ा हैरान, मैंने स्कूल कॉल किया, मैं स्कूल का नाम मैंने उनको कहा, मैंने कहा टैक्स तो अब है नहीं, फीस कम नहीं हुई, फीस तो बढ़ गई है। व्हाई इज़ दैट? पहले आप टैक्स को ब्लेम करते थे, फिर उसके बाद आप आके वो करते, तो आई थिंक ये भी एक बिज़नेस मॉडल है जो कि एक नॉन स्कूल ओनर के अलावा मुझे तो समझना बहुत मुश्किल है। व्हाई एम आई पेइंग फुल फी ड्यूरिंग समर वेकेशंस? आई मीन ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, बट दैट डज़ नॉट मीन आप उस उन 3 महीनों में तो अदा कर दें, उन 3 महीनों में आप डंडा पकड़े खड़े होते हैं, नहीं तुम फीस पे करो, फीस पे करो। बिल्कुल, आई थिंक यहाँ पर जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन 3 महीनों में हो सकता है कि थोड़ी-सी कम हो सकती है फीस, क्योंकि आपके जो बच्चों से एसोसिएटेड या वेरिए यूटिलिटी बिल, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती हैं। हाँ, जो टीचर्स की सैलरीज़ वगैरह हैं वो क्योंकि देनी होती हैं, तो आई थिंक दैट कैन बी चार्ज्ड फ्रॉम द पेरेंट्स, बट एट द सेम टाइम आई थिंक all of these problems prevail when the government has failed to do their task. या दैट्स So अगर गवर्नमेंट आपका गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है वो क्वालिटी हो, ठीक है, तो फिर आई थिंक even the private schools won't be able to charge that much, सही because right now they take advantage because government schools are not at par. दैट और आप भेजना चाहेंगे अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल? नहीं। नहीं, अब मैं भेजना चाहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर एक तो एजुकेशन नहीं है उस उतनी क्वालिटी, प्लस जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ नॉट लाइक दैट, कंडूसिव नहीं। फैसिलिटीज़ आर नॉट देयर। या सो व्हेन द गवर्नमेंट फेल्स, हुँ। देन यू से कि प्राइवेट सेक्टर जो भी कर रहा है फिर वो करता रहेगा तब तक। सही बात है। या आई मीन हार्श रियलिटीज़ हैं। उसकी जो डाउन साइड है वो ये है कि मेरे बच्चे प्रॉब्ली लाहौर का एक बहुत अच्छा स्कूल है जिसके अंदर जाते हैं, और मेरी बेटी कभी कभी आगे कंप्लेन करती है, बाबा आपको पता है 9 साल की बच्ची आगे कंप्लेन करती है, बाबा आपको पता है मेरे हमारी क्लास का एसी भी नहीं चलता सारा दिन। और मैं उसकी शक्ल देख रहा होता हूँ कि बेटे खैर नहीं हो। या आपको पता है एसी ख़राब है और ये है वो है, बट ये सोच की बात है, ये भी एक वो बिल्डअप है। सो अगेन एजुकेशन के ऊपर जितनी डिस्कशन की जाए, क्योंकि जब भी आप खुद पेरेंट बनते हैं तो यू रियलाइज़ के ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो कि आपको वो करनी होती है। आप इससे बच भी नहीं सकते और बचना चाहते भी नहीं है, क्योंकि वो बच्चों के फ्यूचर का मामला होता है। बिल्कुल, बट उस्मान, आई वुड से समथिंग है कि एक तो ये कि एजुकेशन जो टॉपिक है दैट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट एंड दैट शुड बी डिस्कस्ड एवरीवेयर। हमारे मीडिया से लेकर हमारे ड्रामों में लेके इन सब चीज़ों में डिस्कस होना चाहिए, बिकॉज़ इट इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट इट ब्रेक्स और मेक्स अ नेशन। और अभी हमारी जो हालत है अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल एज़ पाकिस्तानीज़, some people call we are not even a nation, ठीक है, बट ये तमाम चीज़ें they come down to the level where we educate our young people, our children। और मैं ये भी कहूँगा कि ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स की नहीं है कि वो अपने बच्चों के वो जो स्टूडेंट्स हैं अपने उनको एजुकेशन दें। एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, आई वुड से दैट
half of the responsibility still lies with the parents because आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल भेज के हैंड्स ऑफ भूल जाते हैं अपने बच्चों को, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सही बात है। चाहे वो कोई एलीट सेक्टर हो या चाहे एलीट पेरेंट्स के बच्चे हों या चाहे वो मिडिल क्लास के हों, बट कोई भी आई थिंक उनके जो एथिकल वैल्यूज़ हैं और ये वाली सारी चीज़ें हैं, जो वैल्यू सिस्टम है, दैट कम्स फ्रॉम द हाउस, अग्रीड। फ्रॉम द पेरेंट्स। इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ तालीम और तरबियत, बिल्कुल। ये तरबियत वाला बेटा है। तो मैं आई कम फ्रॉम भावलपुर, साउथ पंजाब में। तो मुझे याद है आज से कुछ साल पहले, आई थिंक 10-12 ईयर्स पहले, मेरे गाँव के बिल्कुल, मेरा जो जहाँ से मैं एग्ज़ैक्टली हूँ वहाँ पे ना एक ऑयल का टैंकर जो था ना, वो गिरा था। आपको शायद याद होगा, उस पे आग लग गई थी और बहुत बुरा हाल हुआ था। तो मुझे याद है कि उस टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग जो कि जले थे उसकी वजह से, वो इसलिए नहीं जले थे कि वो उसके नीचे आ गए, वो इसलिए जले थे क्योंकि वो लूट ले रहे थे उसको। बिल्कुल। सो अब ये जो लूटने से बचाना है, ये आई एम श्योर ये वो उस तरबियत का हिस्सा है जो कि हम लोग मिस कर जाते हैं। और इसके अलावा भी, और एजुकेशन, तो मैं हँसता हूँ इस बात के ऊपर। अगेन मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं देना चाहता, बट अगर ये सोशल मीडिया ना आता 2001-2 के अंदर, तो हम तो आज तक यही समझ रहे होते कि क्या-क्या वो सुहाने ख्वाब हैं, कैसे-कैसे जंगों के अंदर आके बुज़ुर्गों ने आके ये किया, फलाना ये किया, कैसे आपने केले को या खीरे को किबला रुख रख के रखना है, और स्टफ लाइक दैट। सो आई एग्री, बट जो भी मेरे पास एजुकेशन से रिलेटेड बंदा आता है ना, मैं उसको हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं आपसे इतने सवाल पूछ सकता हूँ एजुकेशन पे कि आई कैन डू सीरीज ऑफ पॉडकास्ट ऑन इट, बट आई हैव सम अदर यूथ ओरिएंटेड सवाल भी। मुझे ये बताएं कि आप यू रन डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट, और आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि इट इज़ अ सोशल एंटरप्राइज। तो मुझे ये बताएं कि सोशल एंटरप्राइज होती क्या है, ठीक। और दूसरा मुझे ये भी बताएं कि क्या सोशल एंटरप्राइज में आप प्रॉफिट कमाते हैं? अच्छा, सो बेसिकली सोशल एंटरप्राइज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ उसमें सोशल एंटरप्राइज एक बिल्कुल नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है और फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है। मोस्टली social enterprise that I have come across are for profit, and I also, ours is also a for profit enterprise, but a major portion of the revenue. So basically होता ये है कि you earn revenue from that, but just to enable yourself and to make yourself sustainable, ओके। you develop this model. Okay. So when I started, when we started, the co-founders, we started discovering new artists. हमने ये सोचा कि कम्प्लीटली नॉन प्रॉफिट पे जाएँ, और हमने कुछ 1-2 सालों उसको चलाने की कोशिश भी की, बट देन वी वेंट टुवर्ड्स अ डिफरेंट मॉडल व्हिच इज़ टुवर्ड्स द सोशल एंटरप्राइज़, एंड वन ऑफ द रीज़न्स इज़ बिकॉज़ हम नहीं चाहते थे कि हम जो है वो हर वक़्त यही कॉल देते रहें कि जी हमें पैसे चाहिए। Yeah, I'm not that kind of a person who will just go to 1, 2 or 3 individual and say कि जी ना वैसे charity है तो आप इसको पैसे देते हैं. So since the beginning, we developed a revenue generating model, ओके। and it's a unique one-for-one model which has enabled us to secure multiple awards, not nationally but internationally as well, including the Queen Young Leaders Award in 2018. So that unique one-for-one model is that we ask these private lead school students to participate in our programs, and they pay a very minimal service fee. So basically subscription fee आप कह लें इसको. करता क्या है ये भी बताएं हमें। So discovering new artists is basically runs programs related to arts and design, and we try to reduce inequality through arts. अच्छा। ठीक है, and how we reduce inequality is through this unique one-for-one model. We also give art workshops, we give corporate art workshops, ठीक है, employee wellness पे, employee well-being पे और team management पे. But whatever we do, there's a one-for-one model. ओके। One example of we also run a couple of international art challenges. One of them is still going on, which is Art for Change, ओके। and this was started 10 years ago. This is its 11th year, and Art for Change में होता है कि we ask these private lead school students to pay a fee, which is somewhere around 750. इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, और from that fee, जब एक बच्चा ये देता है, from that fee we buy art materials, we give it out to a marginalized student for free of cost, and we ask them to participate on the same platform. Why we started this? Because back in 2013, our team did a survey in the suburbs of Lahore. उसमें हाजियाबाद, मुरीद के, शेखुपुरा, इस तरह के कुछ एरियाज थे जिधर हम गए और हमने
कम्युनिटी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनमें जाके बच्चों से पूछा, और वो इस तरह के स्कूल्स थे दैट यू कैन नॉट इमेजिन दैट सम ऑफ देम हैड नो फैन, एंड इट वाज लिटरली 20 एंड 21 जून व्हेन वी वेंट देयर। हमारी हालत तबाहकुन थी। आप सोच सकते हैं कि वो बच्चे जो इतने छोटे थे, उनकी क्या हालत होगी बगैर पंखे की क्लास में, और एक किसी की दीवार नहीं, किसी की कोई चीज़ नहीं है। एक बच्ची ने अपनी छोटी सी बहन को अपनी गोद में लिया हुआ था, एंड शी हरसेल्फ वाज समवेयर अराउंड 8-9 इयर्स। ओह वाओ! ठीक है, तो इस तरह के हालात में वी गॉट शॉक्ड। लेकिन सरप्राइजिंग ये था कि वहाँ पर जब हम गए तो उन्हें पता था शायद हम इसी हालात में रहेंगे, बट उनके लिए ये चीज़ हमारे लिए ये चीज़ सरप्राइजिंग थी कि दे वांटेड एक्सपोज़र टू दीज़ सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें आर्ट और अपने क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन को आगे लेकर आया जाए, क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाए। सो देन वी डिसाइडेड कि हम जो भी काम करेंगे इट विल बी थ्रू आर्ट्स एंड डिज़ाइन। वी वोंट गो हियर एंड देयर फ्रॉम आर्ट्स एंड डिज़ाइन। तो अभी हम जो भी प्रोजेक्ट्स करते हैं वो आर्ट्स एंड डिज़ाइन से रिलेटेड सो एक एलीट स्कूल का बच्चा ने आपको एक्स रुपीस दिए, आपने उससे जाके आर्ट इक्विपमेंट खरीदा, आर्ट की चीज़ें खरीदी और फिर आप मार्जिनलाइज्ड स्कूल में गए और आपने बच्चों को कहा कि जी डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स रन करके कि जस्ट टू शो So it's the same platform. Art for Change is an international platform which we created back in 2014. उसमें होता है ये कि ये वाले बच्चे भी आते हैं प्रिविलेज क्लास के, और अच्छा आर दे marginalized- कंपीट? जी मार्जिनलाइज स्कूल्स के बच्चे भी आते हैं, बट होता ये है कि डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट होता है कि यहाँ पे इनके पास रिसोर्सेज नहीं हो, यहाँ पे इनके पास दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं। सो वी ट्राई टू डू एज मच एज वी कुड बाय यूजिंग दैट फी टू इक्विप देम with the materials, and then we ask them to come and participate on the same platform. और इसमें सिर्फ Wow. पाकिस्तान के नहीं है, we get art submissions from 22 different countries because it's a global art challenge. और यहाँ तक ये लिमिटेड नहीं रहता। इंटरेस्टिंग यहाँ पर होता है कि जब वो ज्यूरी होती है और सीनियर आर्टिस्ट आते हैं उसको जज करते हैं, उसमें से बेस्ट आर्ट वर्क सेलेक्ट होते हैं, और उसके बाद ये आर्ट वर्क्स दे गो फॉर डिस्प्ले in an exhibition. So national exhibitions होती हैं 3 which we conduct in Lahore, Islamabad and Karachi. Okay. So उसमें ही बच्चे साथ में आते हैं। I'll just quickly go through one example. So आज से कुछ साल पहले अल-हमरा में हमने ये exhibition की, और I was there, we usually open the exhibition with a prize distribution ceremony. वहाँ पर एक पेरेंट हमारे पास बीकन हाउस TNAC की थी, मुझे ग़ालिबन याद है कि, और वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि मुज्तबा आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और जो आप असल में प्रॉमिस कर रहे हैं वही आप डिलीवर भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं उनकी बच्ची के प्राइज़ आया था। सो शी स्टूड लाइक थर्ड और आई थिंक सेकंड, और वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि जो मेरे घर मेड काम करती है उसकी बेटी को भी प्राइज़ यहाँ पर मिला है, एंड आई सॉ हर हेयर। Wow. So then she took a picture of both of them. She said that, she has the same capabilities. So I am promising you that I'll support this child to have the same sort of skills कि ये उसके ऊपर काम करे. So that is how we bridge the gap between the two segments. That's amazing. That's a great, story to tell. और I also think कि ये जो creativity है इसकी बहुत power है। ये हम लोग कॉर्पोरेट्स को जब ट्रेनिंग्स कराते हैं तो हम उनको क्रिएटिव थिंकिंग की ट्रेनिंग, हालांकि ये हमारे लिए इनबिल्ट है, हमें अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि हमारा दिमाग जो है क्रिएटिव है, हम इंक्विजिट होते हैं, हम जानना चाहते हैं, और उसका एक बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेशन है। दैट्स अ ग्रेट वर्क दैट यू डूइंग हसन, थैंक यू। अच्छा हसन, बहुत सीरियस बातें हो गई, हमें ब्रेक चाहिए होती है, आपको भी आई एम श्योर चाहिए होगी, मुझे भी चाहिए होती है, तो एक मैं क्विक रैपिड फायर करता हूँ ताकि हम इस पूरे फ्लो को थोड़ा सा तोड़ दें। So, I'll ask you some quick questions or one word answers. Coffee or tea? Tea. Like यही जो कड़ी हुई चाय और किसी भी किस्म की चाय, चाय, कॉफ़ी नहीं। okay, ठीक है। I don't like coffee. And in the other gender, what is the first thing that you notice? Clothes or makeup? Clothes. Okay. Cricket or football? Cricket. अब मैं क्रिकेट के ऊपर मेरी शक्ल हमेशा बन जाती है, मैं क्रिकेट के ऊपर मैं ना अब मेरे चैनल ने भी बड़ा नुकसान उठाया है, क्योंकि मैं क्रिकेट के ऊपर जाके फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोल गया, उसके भी चेयरमैन के ख़िलाफ़, हु हैपन्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, सो इसलिए क्रिकेट के ऊपर ना ज़रा दिल दुख रहा है थोड़ा सा। व्हाट्सएप और ईमेल? WhatsApp. ओके। बीच और माउंटेन्स? Mountains. डू यू सिंग इन द शावर? Yes.
You like singing? I love singing. So आजकल कौन सा ऐसा गाना है जो आप गुनगुना रहे हैं? That is a most difficult question. Um, it really depends. It's never one song, but I've always liked these songs, Kishore ke और Okay. इस तरह के songs, because my father used to sing these. और हमारे घर में बड़ा इस तरह का माहौल था, but क्या कहते हैं? So I wouldn't say any name here. It's really difficult. What is the most used emoji? These days, it's this one. अच्छा, okay. Because otherwise, I just send a smiley. Smiley, okay. That's the safest, I would say. Yeah. It's the safest. Night owl or an early bird? Early bird. Okay. What is the first thing that you check when you wake up on your phone? What is the first notification that you check? WhatsApp. WhatsApp, okay. Sweet or namkeen? Namkeen. Cats or dogs? None. That's okay. I'm also none. मेरे पास मेरे प्रोग्राम में जितने लोग आते हैं ना वो कुछ तो होते हैं वो कहते हैं oh we can't decide we like both फलाना मैं दिल में सोच रहा हूँ नहीं यार. No, so I don't have any problems with them, but I can't keep any pet. Yeah, that's. What is your favorite hidden talent जो आज से पहले किसी को नहीं पता? Hidden talent or anything that is hidden that is, काफी लोगों को नहीं पता कि I want things perfect. So I am not diagnosed with OCD, but I still, am very close to that. Okay. Because इसके ऊपर लड़ाइयाँ भी हो जाती. हाँ, I'm sure. मैं तो मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो जिनमें ये टेंज ऑफ वो भी मानते नहीं हैं बट उनमें बहुत मेजर किस्म का टेंज है और मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ. मुझे तो बिखरी हुई चीज़ें मैं आई एम फुली ओके. I can't even stand those things. ओके, थैंक यू सो मच हसन. अब आई नो मैंने आपको फॉलो भी कर रहा हूँ, लिंक्डइन पे भी देख रहा हूँ. यूर ऑल्सो विनर ऑफ क्वींस यंग लीडर अवार्ड जो कि आपको बकिंगम पैलेस में मिला था. पहले तो मुझे इस अवार्ड के बारे में बताएं और दूसरा मुझे ये भी कि आपको क्यों मिला. दूसरा मुझे ये भी बताएं कि क्या फीलिंग थी जब आपको अवार्ड मिला. आई वुड से एक तो सबसे पहली बात कि क्वीन यंग लीडर्स अवार्ड जो है वो शुरू किया गया था 2015-2016 में. ओके. And every year they had to select a few young leaders from all across the Commonwealth. जिसमें से हर साल पाकिस्तान से भी मेरा ख्याल है 1 या 2 लोग सेलेक्ट. अच्छा, ये पूरे कॉमनवेल्थ से लोग आए. पूरे कॉमनवेल्थ से. So they wanted to make a network and a cohort of 500 young leaders. Okay. Over the course of these 4 years. और ये क्वीन की लेगेसी को आगे प्रमोट करने के लिए किया गया था because she wanted to support young leaders. So उस केस में मुझे 2018 में I applied and it was a really strict process जिसमें ड्यू डिलिजेंस की उन्होंने सारी बैकग्राउंड चेक की क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. बट इट वाज गिवन ऑन द वर्क दैट आई एम डूइंग थ्रू डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट. सो इसका क्रेडिट मेरा ख्याल है डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट की पूरी टीम को जाता है कि जो काम हो रहा है ऑब्वियसली वो टीम वर्क है. बट आई रिप्रेजेंटेड डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट एंड स्पेशली पाकिस्तान बिकॉज ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात थी that I was presenting it at Buckingham Palace and it was a live अच्छा, क्वीन खुद क्वीन थी वहाँ. खुद क्वीन थी और क्या कहते हैं it was live going in all across the globe. Wow. Buckingham Palace का सुनाए. How did you like it? I really loved it. Buckingham Palace हमें पूरा तो obviously नहीं दिखाया गया because we were there for the award ceremony और वहाँ पे डेविड बेकहम और काफ़ी लोग और मौजूद थे जो कि सपोजिटली शायद रॉयल समझे जाते हैं. बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि रॉयल पैलेस का जो है वो कुछ डेकोरम होते हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जैसे कि बाव करना किंग के सामने. और कोई इंटरेस्टिंग ये पूछने लगा था कि कोई इंटरेस्टिंग बात बताएं ना जो आपने वहाँ पर किया जो आपको लगा कि It really depends कहाँ जाएगा ये बट ये शो. बट मुझे ये बात बड़ी फ़नी लगी कि उन्होंने जब हमसे कहा कि जी अब हम आपको तरीका बताएंगे. फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आपने क्वीन का हाथ बहुत ज़ोर से नहीं पकड़ना, ये ना हो कि क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड एज हैं तो ये टूट ना जाए कोई, आप लोग को हम भरोसा नहीं कर सकते. तो खैर दैट वाज क्या था सिखाया गया. That was something funny. Yes, they taught us that. But at the same time, they also were telling all of us that you need to bow because this is a royal gesture that you need to make. तो उस पर I raised my hand
And I said that, I can't do that because she's your queen, she's not my queen, and I'm representing my country. And as somebody who's representing the country, I wouldn't bow in front of somebody. Yes, I am, I respect her, but at the same time, I think I wouldn't bow in front of her because मैं उस पे believe ही नहीं करता, ठीक है? And she's not my queen. So उस चीज़ के ऊपर था कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था। मुझे वहाँ जाके लगा कि वो आपको सिखा रहे हैं कि नहीं, आपने करना है। हालाँकि हर किसी का अपना कल्चर और अपना बैकग्राउंड होता है, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट दैट्स व्हाट दे डिड। बट फ़नी वो था कि आपने उनका हाथ नहीं ज़्यादा पकड़ना, और अगर वो बात करेंगी तो करनी है, नहीं नहीं करेंगी तो नहीं। अच्छा, ये भी तो बट शी वाज़ टॉकिंग टू एवरीबॉडी, शी वाज़ रियली नाइस इन टर्म्स ऑफ शी आस्क्ड मी व्हाट डू यू डू, एंड कितना क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इट वाज़ लिटरली in terms of seconds ही conversations थी, but I think it was really a pleasure meeting her. ये जब तक कि ये पता लगा कि अगले 2-4 साल में she's no more. अब तो अब ये क्या क्वीन लीडरशिप अवार्ड, किंग्स लीडरशिप अवार्ड हो नहीं, so it ended in 2018. That was its last year. So Queen's Young Leaders are always called Queen's Young Leaders. और अभी भी there is this organization called Queen's Commonwealth Trust, which is keeping the legacy of the Queen. It's an independent organization, but the patronage has now been transferred to the King. ओके, ओके, ज़बरदस्त। आप एक और इदारे के या एक और ऑर्गेनाइजेशन के भी को चेयर हैं, कैटलिस्ट 2030। जी, बिल्कुल। ये क्या सीन है? So Catalyst 2030 is it's a network of social entrepreneurs across the globe. It's one of the largest networks. Or when I came across this network, I thought that it would be really nice to bring these sort of opportunities for Pakistanis. So I offered them कि जी I would be very much pleased to open a chapter here in Pakistan. Along with one other co-chair who is based in Islamabad, and he is also a country director of a international organization. So I discussed with him, and I thought that क्योंकि मेरी ये एक कोशिश रहती है कि हम लोग पाकिस्तान में, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास नेटवर्क्स की कमी है, जो कि इंटरनेशनल नेटवर्क्स। इफ़ यू लुक एट योर नेबरिंग कंट्रीज या वेस्ट में देखें तो दे रियली वैल्यू नेटवर्किंग। सही बात। हमारे यहाँ नेटवर्किंग तो क्या, हम अनफॉर्चुनेटली वी ऑलवेज आर ईगर एंड ऑलवेज आर अवेलेबल टू पुल legs सही बात। of our fellow countrymen. So मेरा ख्याल है कि I think we really need to bring these sort of opportunities for Pakistanis to to do networking abroad और अपने skills लेकर जाएं और यहाँ को पाकिस्तान को represent करें, because there is a lot of need out there कि पाकिस्तान को represent किया जाए, positive image दी जाए। सही बात है। So Catalyst is doing really great. वो collaborate आप करते हैं वहाँ पर different, अगर आप if you align with other social entrepreneurs, so you are free to do that. मुझे ये बताएं हसन, मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी काफ़ी अरसे से हूँ, बट मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ। आप कॉमनवेल्थ के 50-60 मुल्क हैं, कैटलिस्ट 2030 भी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, आप यंग लीडर्स का भी आपका एक वो है। आप कैसे कंपेयर करते हैं, लेट्स से सिर्फ कॉमनवेल्थ की बात करते हैं, बाकी मुल्कों की यूथ को पाकिस्तान के साथ? एक पहला सवाल ये है, और दूसरा सवाल मुझे ये भी बताइएगा कि नेटवर्किंग की लोगों को समझ नहीं है। नेटवर्किंग ये नहीं है कि मेरा आपसे काम है तो मैं फ़ोन करूँ, हसन प्लीज़ यार ये काम, दिस नॉट नेटवर्किंग। तो ये दोनों चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करें। तो पहले मुझे ये बताएं कि कैसे कंपेयर करते हैं आप पाकिस्तान के यंग लीडर्स को विद दीज कॉमनवेल्थ कंट्रीज? देखें, पाकिस्तान के एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, पाकिस्तान में किसी भी टैलेंट की कमी नहीं है। We are running startups, we are running organizations, we are running companies, and they have as much potential as any company or organization or startup abroad. The only thing that is missing is, our will to network and develop, these contacts from all across the globe, with all across the globe. So usme I would rate Pakistani youth as as the same, I think, with anybody else, बल्कि काफ़ी कंट्रीज से बहुत आगे है और बहुत प्रोएक्टिव है हम। मेरा पाला जो है वो 56 कंट्रीज की कॉमनवेल्थ कंट्रीज से है। आई मैनेज अ नेटवर्क ऑफ 56 नेटवर्क ऑफ 850 यंग लीडर्स
through Queen's Commonwealth Trust from past 3 years, and I come across to all sorts of youth, from all these countries. पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत आगे हैं, सोचने में, एक्टिविटी करने में, इन सब चीज़ों में बहुत आगे हैं. The only component that is missing is that, they are not as much exposed to these people outside, across the globe, outside of Pakistan, जितना कि बाकी तमाम लोग हैं. शायद उधर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती होंगी, लेकिन ये कि this is why we are bringing these sort of opportunities to Pakistan. ओके ग्रेट। सो अगर कोई सोशल एंटरप्रेन्योर कैटलिस्ट 2030 का हिस्सा बनना चाहे तो वो कैसे बन सकता So there is a simple application for that. They do the due diligence कि आप, if you fall within the criteria or not, and then these applications are forwarded to the co-chairs for approval कि अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो ठीक है. Otherwise, even if they are qualifying for that, so there's a whole onboarding process for that, and they become part of that. It's not a very strict rule के जी, but अगर आप social entrepreneur नहीं है तो they might reject your application. Oh, that's something. But if we can refer you, then we refer you. That's something. आपने एक क्वेश्चन किया था नेटवर्किंग का, कि नेटवर्किंग बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि नेटवर्किंग सिर्फ ये नहीं है कि हम अगले को कॉल करें और कहें कि जी मेरा ये काम है. Networking is all about exposing yourself to different sorts of people, or all sorts of people within your field and or even outside of your field. और उसमें क्योंकि and networking is a kind of meeting जिसमें you get to know कि ये आपके काम आ सकता है या किस तरह आप इससे कोलैबोरेट कर सकते हैं. अक्सर औकात a lot of people are running these organizations to get funding mostly, या हमें ये वाला ऑर्डर मिल जाए या हमें यहाँ से फंडिंग मिल जाए. बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू इग्नोर द फैक्ट कि आप जिन 4 लोगों से मिल के रेपुटेशन अपनी बना सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, you can always synergize with them, and a lot of other roads can open if you are just networking. So I network with wherever I get opportunity, I network with people. और उसी लिए जो है वो हम डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट को 22 डिफरेंट कंट्रीज तक लेके गए. We have an ambassador in China. We have an ambassador in Sweden. We have an ambassador in Finland. We have just partnered with an organization in the UK to help children in Cameroon. And we also partnered with an organization in Bangladesh. So it's all because of networking. We did not say कि जी हमें आपसे पैसे चाहिए या नहीं चाहिए. We are providing services. आप सिर्फ network करें, and then you can expand your services as much as you could. और ये मैंने ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है, और मैं जब से ये पॉडकास्ट करना शुरू किया ना, तब से आई हैव रियलाइज्ड कि मैं जितने लोगों से मिलता हूँ ना, जितने नए लोगों से, मैं कोई 10 चीज़ें नई सीखता हूँ. सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी से बात करने का या किसी को कॉल करने का मतलब ये नहीं है कि आपसे नौकरी लेनी है, आप पे पैसे लेने हैं, बट उससे आपकी लर्निंग जो होती है वो बहुत वो होती है. अच्छा, आखिर में हसन मैं आपसे ये पूछूँ 2 सवाल आखिर में. पहला सवाल मैं अपने मेल गेस्ट जो होते हैं ना उनसे हमेशा पूछता हूँ कि आर यू अ फेमिनिस्ट? I think that's a difficult question, but yes, I am. I mean, I support, women in whatever they're doing. I think, and we need to support them in everything if they need our support. I think हमें उनको किसी भी तरह अपने से कमतर समझना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा potential होता है. And one of the very, very closest example is my wife, who is running, as a co-founder, Discovering New Artists, and she has helped me run this organization since the beginning. Since because I'm a consultant with the Queen's Commonwealth Trust, I do consultancies with every other organization. So उसमें एक बहुत बड़ा, but I represent Discovering New artists almost everywhere. और उसमें बहुत बड़ा हाथ है सिद्रा का, because she handles everything at Discovering New Artists. She's a director of programs there, and as a co-founder, she manages all the programs. Oh wow. But मैं फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैं बना हुआ हूँ, और कभी कभार हमारी ये भी बहस हो रही होती है कि यू टेक अवार्ड्स एंड आई डू ऑल द वर्क. सो वो चीज़ होती है. सो हमें किसी भी लिहाज से आई थिंक वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ विमेन. ट्रू. एंड आई टोटली सपोर्ट दैट. चलें, दैट्स ज़बरदस्त, और ऐसा ही होना चाहिए. और आखिर में असल में आपसे ये भी पूछूंगा कि आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, मतलब एज अ यंग लीडर, यू रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान,
इन योर ओन वे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपने इतना कुछ अचीव किया और इतना कुछ कर भी रहे हैं। मुझे ये बताएँ कि आगे के क्या प्लान्स हैं? हाउ वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट लेट्स से 5 years? In terms Uh, of discovering new in artists. terms of discovering new artists, I think we see ourselves running our programs in multiple countries rather than just in Pakistan, benefiting millions of children. Because right now we have benefited more than 156,000 children. Wow. But we see ourselves, benefiting these children in millions in the coming 5 or 10 years. माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच हसन आपके टाइम के लिए। आप भी डॉन की तरह थे, आपको पकड़ना क्या कहते हैं मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन मैंने आपको पकड़ ही लिया। बट आई एन्जॉयड इट। कीप डूइंग द ग्रेट वर्क, कीप मेकिंग पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानीज़ प्राउड ऑफ योर वर्क एंड आई लव टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम Thank you so much. एंड व्यूअर्स टिल नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट फिर मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।